उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। उसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्य का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया। स्मरणीय है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली का उपयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यावहारिक रूप वेलेस्ली ने ही दिया। ये भारत की बात हो रही है। सहायक संधि का अर्थ और विकास। सहायक संधि का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता, लेकिन तकनीकी अर्थों में और भारत में प्रभाव के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है और अब वह व्यवस्था पूर्वक किसी श्रेष्ठ शक्ति की सहायता लेना हो जाता है। सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों की वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगता है। वैसे तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही कर ली थी, जब उसकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया, किंतु इसकी वास्तविक शुरुआत 1798 से होता है। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली द्वारा किया गया। विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद। देखिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि याद करना ही पड़ेगा आपको, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, तो इसे आप देखते चले और 2 बार 3 बार करके आप इसे रट लें। हैदराबाद 1798 में, ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में सबसे पहले हैदराबाद था 1798, वो 1800 में। मैसूर 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बड़ार के भोंसले 1803, सिंधिया 1803, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर, ये सभी ने सहायक संधि को स्वीकार किया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हैदराबाद 1799, 98 माफ कीजिए, 1798 हैदराबाद, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोंसले 1803, सिंधिया 1803, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। सहायक संधि की विशेषता हम लोग देखें, वह देसी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राजा से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। नकद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा। देसी रियासतें शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कंपनी राज्यों की आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुए वो देखते हैं। तो कंपनी के लिए सहायक संधि एक वरदान सिद्ध हुई। सहायक संधि से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुए। ये लाभ क्या थे? तो सबसे पहला है कि देसी रियासतों से फ्रांसीसी के प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गए, क्योंकि फ्रांसीसी को वहाँ नियुक्ति का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था। साथ ही इससे भारत में नेपोलियन के आक्रमण का भय भी टल गया। कंपनी का प्रभुत्व ब्रिटिश सत्ता की श्रेष्ठता भारत एवं भारतीय रियासतों में स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि हुई। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्च पर एक विशाल सेना की प्राप्ति हो गई। इस प्रणाली से कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसियों द्वारा रची जाने वाली साजिशों को पूर्णतः विफल करने में सफलता मिली। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकते थे। कंपनी का सामरिक महत्व के स्थान पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी
भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई। सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफ़ी बढ़ गई। इस संधि के द्वारा देसी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार करके संतुष्ट हो गए, जिससे कंपनी के विरुद्ध बढ़ती शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। देसी रियासतों पर इसका क्या प्रभाव था वह देखें। सहायक संधि प्रणाली जहां एक ओर अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, वहीं देसी रियासतों को इस प्रणाली ने अत्यधिक हानि पहुंचाई। सर टॉमस मुनरो के शब्दों में कहें तो देसी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब कुछ जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मूल्य ली है। सर टॉमस मुनरो का कथन है कि देसी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता को बेची, अपने राष्ट्रीय चरित्र को बेचा, अथवा एक प्रतिष्ठित राष्ट्र को जो कुछ भी चाहिए सब उसने बेच डाले, और उसको बेच करके क्या प्राप्त किया तो सुरक्षा, ये सुरक्षा मोल ले ली। निरस्त्रीकरण एवं विदेश नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर देसी रियासत के शासक नाम मात्र के शासक बनकर रह गए। उनकी सार्वभौमिक शक्ति समाप्त हो गई। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। अंग्रेजों की धन की मांग निरंतर बढ़ती चली गई, जिसे देने में राज्य सक्षम नहीं थे। फलतः रियासतों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देसी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना का खर्च उठाने में असमर्थ सिद्ध होने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि देसी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। संरक्षित राज्यों के सैनिक बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं रहा। संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। फलतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक जो राजा उत्तरदायित्व महसूस कर रहे थे, अब ब्रिटिश की सुरक्षा छतरी प्राप्त होने से विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में देसी शासक विलासी एवं अकर्मण्य हो गए। ठीक है, तो ये था।